तो हमारे जो चैप्टर का नाम था गवर्नमेंट बजट, उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। ठीक है जी। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। नंबर 1 था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, उसका कीवर्ड बताओ, रिच एंड पुअर। दूसरा था रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स, इसका पब्लिक वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तीसरा ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसके कीवर्ड इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या सरप्लस या डेफिसिट बजट पॉलिसियाँ। ठीक है ना। तो ये 3 मैंने कहा था मेन है। बाकी भी गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे पीएसयू कंपनियों को मैनेज करना और गरीबी कम करना, बेरोजगारी कम करना और क्षेत्रीय भेदभाव कम करना, रीजनल डिस्पैरिटी कम करना। फिर हम घुस गए थे अपने मेन उस कंपोनेंट वाले चार्ट के अंदर, जिसके अंदर मैंने पिछले लेक्चर में आपको 4 मेन बातें करवाई थी। पहला था कैपिटल रिसिप्ट, वो ध्यान से सुनना क्योंकि आज इन सब बातों का यूज़ होगा। कैपिटल रिसिप्ट का फॉर्मूला था कि ऐसी चीज़ें जो लाइबिलिटी बढ़ाएं या एसेट को कम करें। लाइबिलिटी बढ़ाने वालों को हम कहते हैं डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स, जबकि एसेट कम करने वालों को हम कहते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स। दूसरा थे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें फॉर्मूला स्वैप करना है, यानी कि ऐसे एक्सपेंडिचर जिनसे एसेट्स बढ़ रहे हों या लाइबिलिटीज़ कम हो रहे हों, तो उनको बोलते थे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तीसरे थे रेवेन्यू रिसिप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका फॉर्मूला मैंने सिखाया था कि कैपिटल रिसिप्ट का फॉर्मूला लिखकर, यानी कि लाइबिलिटी बढ़ रही है और एसेट कम हो रहा है, इसको काट दो, यानी कि दे नीदर इंक्रीज लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट। और ये होते थे रेवेन्यू रिसिप्ट 2 टाइप के, कौन कौन से, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में भी आपको बताया था कि 2 प्रकार के होते थे, एक होता था डायरेक्ट टैक्स और एक होता था इनडायरेक्ट टैक्स। और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो थे वो अलग अलग प्रकार के थे, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, एस्चीट और स्पेशल असेसमेंट। और चौथा और आखिरी हमने पढ़ा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका फॉर्मूला था नीदर क्रिएट्स एसेट नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला फॉर्मूला लिखकर काट दिया था। तो ये कहानी याद आ गई, मतलब यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, राइट। चलो, तो आज इसके आगे से हमें शुरू करना है बेसिकली एक टॉपिक, लेकिन वो पहले हमें लेफ़्ट वाले आपको पेज पर आना है। तो आपका लेफ़्ट पेज जो है वो खाली पड़ा होगा, तो इसके लेफ़्ट पेज पर आ जाओ। तो लेफ़्ट वाले पेज पर लिखो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, टोटल एक्सपेंडिचर, इसको हम बोल देंगे TE इज इक्वल टू, तो आप बताओगे मैंने पहले एक जगह सितारा बनवा के लिखवाया था। तो टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, वेरी गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, बिल्कुल सही। तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो क्योंकि आपको पता है। उसके बाद जी है नंबर 2, टोटल रिसिप्ट्स TR इज इक्वल टू, वेरी गुड, ये भी हमने तारा पहले लिख रखा था, कैपिटल रिसिप्ट्स प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, तो अब जो है आप पेज के बीच में लिखना बजट, मतलब उसी पेज पे नीचे यहाँ लिखो बजट, और इसमें 3 बाइफर्केशन करना, 1 2 3। तो नंबर 1 जो नाम था टोटल एक्सपेंडिचर, ओम भाई, तो टोटल एक्सपेंडिचर को मतलब हम ऐसे कह सकते हैं ये है खर्चा, और दूसरा है टोटल रिसिप्ट्स। तो टोटल रिसिप्ट्स को हम क्या लिख सकते हैं हिंदी में, मतलब एक तरह से पैसा आया, आए। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारा खर्चा कम है और पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो ये बन गया मेरा पहला कंडीशन। तो आप लिखो TE लेस देन TR, मतलब खर्चा कम है और पैसा ज़्यादा आ रहा है। तो इसे क्या बोला जाता है,
वेरी गुड। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया सरप्लस बजट। सरप्लस बजट, वेरी गुड। तो आप इस सरप्लस बजट को मतलब रिलेट कर सकते हो, अगर हिंदी में लिखना हो या सिंपल अपने समझने के लिए लिखना हो कि मतलब इसका मतलब ये है कि खर्चा कम है। सरप्लस बजट का मतलब है खर्चा कम है। हालांकि आपसे सिंपल 1 नंबर में MCQ में पूछेगा तो वो तो सिंपल आपको कंडीशन लिखनी है या कंडीशन टिक करनी है कि एक्सपेंडिचर जो है वो लेस है रिसिप्ट से, लेकिन अपने समझने के लिए मैंने बोल दिया कि सरप्लस बजट का मतलब होता है सरकार खर्चा कम कर रही है। अगर मैं कह दूं कि हमारा खर्चा बराबर है हमारी रिसिप्ट्स के, मतलब सरकार की रिसिप्ट्स के, तो आप क्या कहोगे? इक्विलिब्रियम नहीं कहेंगे विजित बाबू, इसे कहेंगे बैलेंस्ड बजट। इसे कहेंगे बैलेंस्ड बजट। तो बैलेंस बजट का मतलब हो गया एक तरह से कि सरकार का खर्चा और सरकार की रिसिप्ट दोनों बराबर हैं। ठीक है, सिंपल है ये तो पॉइंट। तो इसमें आपसे 1 नंबर में ये कंडीशन पूछ सकता है, तो हमें पता चल गया। या वाइस वर्सा, कंडीशन दे देगा तो पूछ लेगा कि बजट कैसा है। और तीसरा जो है, तीसरा अगर मैं आपको कहूँ कि हमारा खर्चा यानी TE ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे? डेफिसिट बजट। हाँ जी, डेफिसिट बजट। तो डेफिसिट बजट होने का मतलब हो गया, बताओ हिंदी में सिंपल भाषा में अगर लिखना हो तो इसका मतलब सरकार का खर्चा ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है भारत में क्या चलता है? डेफिसिट बजट। ठीक है, तो डेफिसिट बजट जो है वो प्रैक्टिकली रहता है और होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार अगर खर्चा ज़्यादा करेगी या करने का सोचेगी तभी, हम तो अभी भी डेवलपिंग नेशन है तो हमारे देश के लिए तो अभी खर्चा ज़्यादा करना अच्छी बात है एज अ सोशल वेलफेयर के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो हमारे देश में डेफिसिट बजट है या होना चाहिए भी अभी। तो पहले इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट, ये जो दो कोने कोने वाले टर्म्स हैं, इनका लिंक एक जगह आ रहा है तो मैं वहाँ पर आपको लेके चलूँगा। तो पहले पेज पर आना है, मतलब इस चैप्टर के पहले पेज पर। तो पॉइंट 3 पे अपनी नज़रें गड़ाओ अब ज़रा। पॉइंट 3 में लिखा था, बीच में आया था, मैंने कहा था चैप्टर में आगे सिखाऊंगा कि सरकार इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अडॉप्ट करती है, लिखा है सरप्लस बजट पॉलिसी। वो सरप्लस बजट पॉलिसी अपनाती है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। तो अब आपको पता चल गया, मैंने हिंदी में अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया कि सरप्लस बजट का मतलब क्या लिखवाया था हिंदी में, बताओ? खर्चा कम। वेरी गुड। तो जब भी इन्फ्लेशन होगा देश में तो सरकार क्या करेगी? खर्चा कम करेगी। तो इसीलिए इसको अंग्रेजी में लिखवाया गया था तब कि गवर्नमेंट अडॉप्ट्स सरप्लस बजट पॉलिसी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। तो जब इन्फ्लेशन होता है देश के अंदर तब सरकार अपना खर्चा क्या करती है? कम करती है। तो इसको बोलते हैं सरप्लस बजट पॉलिसी। और दूसरा जो नीला था, डेफिसिट बजट पॉलिसी। तो डेफिसिट बजट का मतलब अब आप समझ गए, इसका मतलब सिंपल भाषा में क्या बोला आज? खर्चा ज़्यादा, यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा। तो जब भी देश में डिफ्लेशन होगा तो सरकार क्या करेगी? खर्चा ज़्यादा करेगी, यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी। तो ये शुरू में लिखवाया गया था कि गवर्नमेंट अडॉप्ट्स डेफिसिट बजट पॉलिसी। तो अब आपको समझ आ गए वो दोनों वर्ड जो वहाँ लिखवाए थे उनके एग्जैक्ट क्या मीनिंग हो गए अब। तो सरप्लस बजट पॉलिसी मतलब सरकार खर्चा कम कर रही है और डेफिसिट बजट पॉलिसी का मतलब सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही है। तो बेसिकली 3 प्रकार के बजट्स हो गए। कौन कौन से एक बार अपने मुंह से बोल दो। पहला सरप्लस बजट, बैलेंस बजट और डेफिसिट बजट। लेकिन जो इसमें सबसे मेन होता है वो होता है हमारा डेफिसिट बजट, मतलब ये लास्ट वाला, क्योंकि डेफिसिट बजट को ही कुछ लोग बजट डेफिसिट भी कह देते हैं। ये इसका घर का नाम है,
तो आप छोटा सा एरो डाल के या और करके भी लिख सकते हो ब्रैकेट में। इसी को बजट डेफिसिट भी कहते हैं। तो बेसिकली हमें अपना जो टॉपिक है, आज की जो मेन स्टडी है, वो इस टॉपिक से स्टार्ट करनी है। हमारे आज के मेन टॉपिक का नाम है बजट डेफिसिट। तो अब आप अपने राइट पेज पर आ जाइए। तो ये रहा जी आज का हमारा टॉपिक बजट डेफिसिट, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम शॉर्ट में बोल देंगे BD। तो इसमें लिखना डैश डाल के, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर exceeds total receipts, है ना, सिंपल। तो इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टोटल रिसिप्ट्स। तो बजट डेफिसिट का मतलब है कि खर्चा ज़्यादा हो गया और रिसिप्ट्स कम हो गए। तो इसका एक फॉर्मूला भी लिख लेते हैं यहीं पे शॉर्ट में। तो बजट डेफिसिट इज इक्वल टू, बताओ कौन बताना चाहेगा मैथमेटिकल फॉर्मूला? अगर मुझे बजट डेफिसिट कैलकुलेट करना हो तो एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट्स, बिल्कुल सही। तो एक्सपेंडिचर मतलब मैं लिख लूँ TE, हाँ, तो TE माइनस TR, है ना। तो एक खर्चा माइनस रिसिप्ट। तो बजट डेफिसिट का मतलब है कि सरकार के खर्चे ज़्यादा हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और सरकार का रिसिप्ट कम है। अब ये जो बजट डेफिसिट होता है सरकार का, ये 3 प्रकार का होता है। पहले प्रकार को बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, शॉर्ट में हम कह देंगे RD। दूसरे प्रकार का होता है फिस्कल डेफिसिट, शॉर्ट में हम क्या कह देंगे FD। और तीसरे प्रकार का होता है प्राइमरी डेफिसिट, जिसे हम शॉर्ट में क्या कह देंगे PD। तो ये 3 प्रकार के डेफिसिट होते हैं, तीनों ही डेफिसिट। तो टॉपिक तो बजट डेफिसिट ही है, लेकिन डेफिसिट में भी 3 प्रकार बना दिए, एक रेवेन्यू डेफिसिट, एक फिस्कल डेफिसिट और एक प्राइमरी डेफिसिट। तो पहले इनकी बातें लिखनी है, जो आपको लिखते समय तो कुछ भी समझ नहीं आएंगी, फिर हम सब कुछ समझ लेंगे। तो पहले आप रेवेन्यू डेफिसिट में लिखना डैश डाल के, इट इज़ द एक्सेस ऑफ revenue expenditure over revenue receipts. It is the excess of revenue expenditure over revenue receipts. तो इसके नीचे आप फॉर्मूला लिख लो, RD इज इक्वल टू RE माइनस RR। इसको ब्लॉक कर लेते हैं। RE का मतलब क्या हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और RR का मतलब क्या हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट्स। उसके बाद सेकंड फिस्कल डेफिसिट FD, तो उसमें लिखना है डैश डाल के, इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स, लेकिन टोटल रिसिप्ट्स के ब्रैकेट में लिखना है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ब्रैकेट क्लोज, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके नीचे लिखना है फॉर्मूला। इसके 3 फॉर्मूला हैं, FD इज इक्वल टू TE माइनस TR, लेकिन TR के ब्रैकेट में लिखना है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। दूसरा फॉर्मूला ये कुछ ही बच्चों को पता होता है और इस पे सबसे ज़्यादा MCQ एग्ज़ाम में आते हैं। तो दूसरे फॉर्मूले का नाम है बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स, और तीसरा तो किसी को भी नहीं पता होता, ना आपको पता
ना एग्ज़ाम में आता, तो बस सर फिर लिखना ही क्यों। लेकिन लिखना इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में आता नहीं है, लेकिन आपके में तो आएगा, क्योंकि आपकी किस्मत तो ख़राब है। तो आपके में तो वो चीज़ें आती है ना जो बाकियों में नहीं आती, तो इसीलिए आपके में तीसरा वाला आ जाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट हो गया फॉर्मूला रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स के ब्रैकेट में लिखना है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो डोंट वरी, अभी हम सब समझेंगे, बस आप लिख लो फिलहाल तो फिस्कल डेफिसिट के 3 फॉर्मूले होते हैं, तो ये भी एक प्रकार का डेफिसिट ही है, ठीक है ना, अभी समझाऊंगा क्या है। और तीसरा आखिरी होता है प्राइमरी डेफिसिट पीडी। तो इसमें लिखना है इट इज़ द excess of fiscal deficit over interest payments. It is the excess of fiscal deficit over interest payments. तो इसका फॉर्मूला लिख लो, PD is equal to fiscal deficit minus इंटरेस्ट पेमेंट्स। इसको ब्लॉक कर लेना। तो ये एक छोटा सा होता है प्राइमरी डेफिसिट। तो 3 प्रकार के हमारे डेफिसिट्स होते हैं, जो हम अभी समझेंगे एग्जॉस्टिवली तरीके से। फोकस यही करना है हमें कि ये क्या है। तो एक को बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, एक को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट और एक को बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। चलो, तो बस अब आपको पेन नीचे रख देना है। पेन नीचे रख के बस दिमाग का ढक्कन खोल के मेरे साथ आना है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, पूरा का जो पूरा एक्चुअल में बजट होता है सरकार का जो होता है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो आपको वाकई में इंटरेस्ट आएगा, सीखने में मज़ा आएगा कि हाँ चलो सर कुछ लॉजिकल बात हो रही है। तो देखो बच्चों जी, सरकार के बजट को मैंने कहा था कि सरकार 2 टुकड़ों में तोड़ लेती है, राइट। सबसे पहले सरकार क्या करती है, अपना जो कैपिटल बजट होता है उसको अलग रखती है, और जो अपना रेवेन्यू बजट होता है उसको वो अलग रखती है। यही था स्टोरी। अब कैपिटल बजट के अंदर सरकार के पास कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, मतलब कुछ खर्चे होते हैं जो सरकार सोचती है हमें करेंगे। तो पहले हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कुछ क्या थे कैपिटल एक्सपेंडिचर, चलो आप बताओ, कोई एग्जांपल दो, 1-2 जो पढ़े थे हमने लास्ट लेक्चर में। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, वेरी गुड। तो हम वो ले लेते हैं। मान लेते हैं सरकार ने रोड बनाई, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। और एक आपको शायद लिखवाया था इक्विपमेंट खरीदते हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना, मान लेते हैं 500। तो मतलब गवर्नमेंट अपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने लिख लिए। इसी तरह कैपिटल बजट में गवर्नमेंट दूसरी चीज़ लिखती है कि हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स कितने हुए। तो कैपिटल रिसिप्ट्स में भी हमने कुछ एग्जांपल लिखे थे, जैसे मैं एक ले लेता हूँ उनमें से। जैसे मान लेते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार की कोई डिसइन्वेस्टमेंट हुई, मान लेते हैं 200 रुपये की, तो सरकार ने अपना ये कैपिटल रिसिप्ट जो भी होंगे वो यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर बजट के दूसरे पार्ट में यानी कि रेवेन्यू पार्ट में सरकार जाती है और सरकार अपने जो भी रेवेन्यू खर्चे यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है, जो उसे लगता है कि जो वो करेगी वो लिखती है। तो कुछ एग्जांपल दो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के। एक तो था शायद सैलरी पेड, है ना, कुछ ऐसा था कि सरकार अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करती है, मान लेते हैं 250। इसके अलावा शायद लिखवाया होगा इंटरेस्ट पेमेंट, गवर्नमेंट कुछ इंटरेस्ट पे करती है, मान लेते हैं 50। ये सब चीज़ें थी, और भी थे सब्सिडीज़ गिवन, ग्रांट्स गिवन, ये सब चीज़ें। तो मान लेते जो भी थे सारे रेवेन्यू खर्चे सरकार ने वहाँ पे लिख लिए। फिर इसी तरह सरकार अपने रेवेन्यू रिसिप्ट्स यानी कि उसको जहाँ जहाँ से भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगी, इसके अंदर आपने बहुत सारे पढ़ रखे हैं, जैसे टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो मैं मान लेता हूँ जो भी है सब मिला जुला के टैक्स मिलाकर मान लेते हैं हो गया 150 का, नॉन टैक्स रेवेन्यू सारे मिला के कुछ भी कर करा के सब हो गए
₹100 के, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। इस तरह से सरकार ने अपना एक बजट बना लिया, राइट। चलो, तो अब आपसे मैं पूछूंगा, तो बस आपको अलर्ट रहना है। तो अगर मैं ये पूछूं कि सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, बताइए। तो हमारी फिगर्स के हिसाब से सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर आप कितना बताओगे? 900। कैसे पता चला आपको? कैपिटल एक्सपेंडिचर है 600 और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 300, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 900। ठीक है, पहले ये क्लियर सबको। फिर अगर मैं आपसे पूछूं सरकार के टोटल रिसिप्ट्स बताओ कि सरकार के टोटल रिसिप्ट्स कितने हैं, तो आप कितने बताओगे? 450, क्योंकि 200 हैं कैपिटल रिसिप्ट्स और 250 हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, तो यही बताओगे। तो अगर गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा है, खर्चा है 900 और रिसिप्ट्स है 450, तो आप इसको क्या बोलोगे? बजट डेफिसिट। कितने रुपए का? 450 का। तो जो सबसे पहला मतलब हमने टॉपिक पढ़ा बजट डेफिसिट, तो आपको वो समझ आ गया कि बजट डेफिसिट किसे कहते हैं। बजट डेफिसिट का मतलब है कि सरकार का जो भी टोटल खर्चा हो रहा है और सरकार की जो भी टोटल रिसिप्ट्स हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि बजट में कितने रुपयों की कमी है, जिसको बोलते हैं बजट डेफिसिट। तो पहले इतना क्लियर हो गया? बोलो ना हाँ। ओके, तो अब जो है, अब आपके आंखों से पट्टी उतरेगी उस अज्ञानता की जो आपकी अभी बंधी हुई है। तो अब ये बताओ, जब सरकार को पता चलता है कि हमारे बजट में 450 की कमी है, डेफिसिट है, तो सरकार क्या करती है बताओ? मान लो आपने बजट बनाया अपने घर में, आपने सोचा मुझे जूते खरीदने हैं, मुझे ये खरीदना है, मुझे ड्रेस खरीदनी है, मुझे ये खरीदना है, ये मेरे खर्चे हो गए। और फिर आपने देखा पॉकेट मनी तो खाली 450 ही है, तो आपके पैसे कम निकले। तो ऐसी गवर्नमेंट ने भी अपना बजट बनाया, गवर्नमेंट ने कहा मुझे ये खर्चा करना है, मुझे ये खर्चा करना है, ये खर्चा करना है। रिसिप्ट्स कम हो गई तो गवर्नमेंट को भी पता चल गया कि पैसों की कमी है। तो अब आप क्या करोगे? अब या तो आप चोरी करोगे, डाका डालोगे, है ना, या अपना मन मार के बैठोगे। अब गवर्नमेंट के पास तो वो ऑप्शन मान लो नहीं है कि मन मार के बैठना। गवर्नमेंट ने तो भाई सोचा है खर्चा करना है तो करना पड़ेगा। तो अब ये 450 जो कमी रह गई, इसकी भरपाई करने के लिए क्या करेगी सरकार बताओ? हाँ, तो एक ही चारा बचता है बेचारी सरकार के पास। इस 450 को पूरा करने के लिए, इसकी भरपाई करने के लिए, या तो सरकार दादाजी के पास या सरकार पब्लिक के पास, नहीं तो बहुत बुरे हालात हो जाएंगे तो विदेशों में कहीं वर्ल्ड बैंक और इधर उधर किसी के पास भी जाकर क्या करेगी? बोरो करेगी। तो इस 450 की भरपाई या जो पैसों की कमी रह गई, इसके लिए वो क्या कर रही है सरकार? 450 की बोरोइंग करती है। पहले पॉइंट क्लियर हो गया। अब जैसे ही गवर्नमेंट बोरो करती है 450 तो आप ये बताओ कि बोरोइंग आपको मैंने कौन से हेडिंग के अंदर आइटम के तौर पे लिखवा रखा है? बोरो करना। ठीक है, तो भाई साहब ने देखो बता ही दिया, बिना पीछे पन्ने पलटे, बाकी पन्ने पलटते रह गए। तो ये लिखवाया है जी कैपिटल रिसिप्ट। तो 450 की जो ये बोरोइंग हुई सरकार की, ये कौन सी हेडिंग में आपको आइटम के तौर पे लिखवाया था? कैपिटल रिसिप्ट। अब बड़े ध्यान से सुनना, बस देखते रहना। अब जैसे ही गवर्नमेंट 450 की बोरोइंग करती है, तो अब मैं वापस इस बजट पे आ रहा हूं, तो बस आप ध्यान से देखते रहना। तो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर एक आइटम अब और आ जाएगा, क्योंकि सरकार ने अब बोरो भी कर लिया। तो मैं स्पेशली इसको हरा रंग देकर लिख रहा हूं, बोरो 450। और अब आपको दोबारा अपना रीएनालिसिस करना है कि जैसे ही गवर्नमेंट अगर बोरो कर लेगी 450 और अब आप गवर्नमेंट के टोटल रिसिप्ट्स अगर निकालोगे, दोबारा से रिवाइज करना है, तो वो कितने आएंगे? टोटल रिसिप्ट्स कितने आ जाएंगे? क्योंकि अब कैपिटल रिसिप्ट्स तो आपके बन गए 650 के, रिवाइज्ड वाले कह रहा हूं,
और रेवेन्यू रिसिप्ट तो आपके एज इट इज 250 के। तो अब अगर रिवाइज टोटल रिसिप्ट्स आप निकालोगे तो कितने बन जाएंगे? 900। तो अब बजट में कोई डेफिसिट रहा नहीं रहा, बजट का डेफिसिट क्या हो गया? दूर हो गया, खत्म हो गया, जीरो हो गया। पहले समझ आई स्टोरी? तो सरकार ये जो बोरो करती है ना, मेनली ये जो बोरो करती है, सरकार की इस बोरोइंग को ही सिंपल भाषा में फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। तो एक्चुअल जब न्यूज़ वगैरह में, हालांकि आप कभी देखोगे नहीं, लेकिन अगर बाय चांस गलती से कभी पढ़ लो या देख लो, सुन लो, तो जब भी वो फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं न्यूज़ में, तो उसका मतलब ये बोरोइंग ही होता है। तो फिस्कल डेफिसिट का एक्चुअल मतलब बोरोइंग ही होता है। तो ये 450 रुपये जो सरकार ने बोरो करे अपने मेन डेफिसिट की भरपाई करने के लिए, उसे कौन क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो पहले इतनी बात ओके हो गई। चलो अब मैं आपको तीनों टाइप के डेफिसिट समझाता हूँ। बजट डेफिसिट तो आप समझ गए। अब मान लो कोई ये बोले कि भाई मुझे कैपिटल बजट के बारे में मत बताओ। कोई आदमी कह रहा है कि मुझे कैपिटल बजट मत दिखाओ, तो हम कहते हैं ठीक है, हम छुपा देते हैं। तो उसके लिए हमने कैपिटल बजट छुपा दिया। वो कह रहा है मुझे खाली रेवेन्यू बजट दिखाओ अपना, तो हम उसको रेवेन्यू बजट दिखाते हैं। तो अब आप बताओ, रेवेन्यू बजट में, खाली रेवेन्यू बजट में देखना है आपको हमारा एक्सपेंडिचर कितना है? 300। और रेवेन्यू बजट में हमारी रिसिप्ट्स कितनी है? 250। तो अगर किसी को खाली रेवेन्यू पोर्शन के अंदर एनालिसिस करना हो कि भाई खाली इतने का एनालिसिस करो, तो वो इस एनालिसिस के आधार पे किस नतीजे पर पहुंचेगा कि हमारे रेवेन्यू बजट में क्या चल रहा है? डेफिसिट चल रहा है, क्योंकि हमारे रेवेन्यू बजट में खर्चा कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है? 300 का। और हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितने हैं? 250 के। तो मतलब अगर किसी को खाली रेवेन्यू पोर्शन का एनालिसिस करना हो तो वो क्या करेगा? सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स को देखेगा। पहले इतने पॉइंट क्लियर हो गया? बोलो ना हाँ या ना। ओके, तो अब आप अपना पॉइंट नंबर, वो टाइप नंबर 1 पढ़ो। तो पहले टाइप का बजट डेफिसिट कौन सा बताया था? रेवेन्यू डेफिसिट। उसका फॉर्मूला पढ़ो, RE मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस RR। तो समझ आ गया? तो खाली रेवेन्यू पोर्शन को देखने पर हमें रेवेन्यू डेफिसिट का पता लगता है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर? दूसरा आपको लिखवाया था फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट जो है उसके 3 फॉर्मूले लिखवाए थे वैसे तो। पहला 1 से शुरू करते हैं। 1 आपको लिखवाया था टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो पहले ये समझा देता हूँ, देखो। तो ये तो खैर अभी आप 2 मिनट में समझ जाओगे। अब आप ये देखो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है हमारे इस एग्जाम्पल में। दोबारा से देखो, ये फिगर्स हमारे काम आएंगी। हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 900। तो मैं लिख लेता हूँ 900 माइनस हमारी टोटल रिसिप्ट्स जो है वो कितनी है, लेकिन कह रहा है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। यानी कि जो टोटल रिसिप्ट्स आप लोगे अब उसमें ने बोरोइंग को मत इंक्लूड करना, उसमें बोरोइंग को मत इंक्लूड करना। तो अब अगर आप टोटल रिसिप्ट्स देखो, अगर वैसे अभी देखो टोटल, तो वैसे तो आपकी टोटल रिसिप्ट 900 है, लेकिन आप उसमें ये हरे रंग की बोरोइंग को मत लो, क्योंकि बोरोइंग तो हमने करी ही भरपाई करने के लिए, उसको हटा दो, बोरोइंग को हटा दो। तो बोरोइंग को हटाकर आपकी टोटल रिसिप्ट्स कितनी होंगी? 450, क्योंकि बोरोइंग को नहीं लेना। समझ रहे हो मेरी बात? तो बोरोइंग्स को अगर आप अभी हटा दो, इसको एक्सक्लूड कर दो, तो फिर आपकी रिसिप्ट्स जो बचेंगी वो बचेंगी बस 200 रुपये वो और 250 रुपये वो। तो यानी 450 की आपकी टोटल रिसिप्ट्स बचेंगी एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका फिस्कल डेफिसिट का आंसर क्या आ गया? 450। तो वो तो मैंने आपको वैसे ही पहले ही बता दिया। क्यों बता दिया? क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ कि फिस्कल डेफिसिट तो हम बोलते ही किसे हैं? बोरोइंग्स को। तो हमें तो पहले ही पता होता है कि फिस्कल डेफिसिट 450 ही निकलेगा, ये बात मुझे पहले ही पता है।
मैं दूसरे फॉर्मूले से भी निकालूंगा तो भी 450 ही निकलेगा, और तीसरे से भी निकालूंगा तो भी 450 ही निकलेगा। मुझे बताओ क्यों पता है? क्योंकि बोरिंग को ही फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। सुना है? तो लेकिन दूसरे से देखो निकाल के दिखा देता हूँ। अब दूसरा फॉर्मूला क्या लिखवाया था फिस्कल डेफिसिट का? बजट डेफिसिट प्लस बोरिंग्स। अब बजट डेफिसिट जो होता है वो तो हमारा हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही होता है, लेकिन फिर भी आप अगर देखो अभी मतलब रिवाइज वाला, तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अब अभी हमारे बजट डेफिसिट में मतलब बजट डेफिसिट क्या है हमारा अभी? 0, क्योंकि हमारी टोटल एक्सपेंडिचर कितनी है? 900, और टोटल रिसिप्ट्स कितनी है? 900। अभी रिवाइज वाली कह रहा हूँ। तो हमारा बजट डेफिसिट कितना है? 0। तो बजट डेफिसिट 0, और हम कितना बोरो करके लाए? तो फिस्कल डेफिसिट का आंसर कितना आ गया? 450। तो वो आएगा ही 450 बाय डिफ़ॉल्ट एनीवेज, कैसे भी कर लो आप। और थर्ड फॉर्मूला हमने लिखा था वो भी लिख लेते हैं फिस्कल डेफिसिट का। रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। तो ये ध्यान से थोड़ा देखना एप्लीकेशन। अब इसमें रेवेन्यू डेफिसिट हमने निकाल लिया था, अभी वहीं पे चलते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना है हमारा, वो देखते हैं। आओ, तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कितना था हमने निकाला था? देखो ये रहा कोने में इधर। कितना है रेवेन्यू डेफिसिट हमारा? 50 है ना, निकाल रखा है रेवेन्यू डेफिसिट 50। तो मैं लिख देता हूँ रेवेन्यू डेफिसिट 50 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने हैं वो भी देखते हैं। देखो अब आप आराम से देख के बताना। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये रहे, पहले ही आइटम है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने? 600। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिख लेते हैं 600 माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। तो आपको कैपिटल रिसिप्ट्स जो है वो बतानी है, लेकिन बोरिंग को उनमें नहीं लेना, क्योंकि बोरिंग तो हम लाए भरपाई करने के लिए थे, तो बोरिंग को मत लेना। बोरिंग के अलावा कैपिटल रिसिप्ट्स जो है वो बतानी है। तो देखो 200, बोरिंग को नहीं लेंगे तो कैपिटल रिसिप्ट कितनी है? 200 एक्सक्लूडिंग बोरिंग। तो अब अगर कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग है 200, ये माइनस कर दो, तो ये सॉल्व करके क्या आंसर आएगा? 450। तो मतलब ये कि आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है फॉर्मूलों के ज़रिए माध्यम से। एक्चुअल में हमें तो 450 पहले से पता होता है। तो जब भी सरकार बोरो करती है ना एक तरह से, तो उसी बोरो को ही क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। लेकिन एमसीक्यू में तो वो फॉर्मूले चाहे कोई सा भी पूछ ले तो हमें तीनों पता होने चाहिए 1 नंबर के हिसाब से। बट तीनों से सॉल्व करने पर आंसर हमेशा क्या आएगा? देखो सेम ही आएगा। और वो जो सेम आंसर आएगा भी वो हमेशा बेसिकली किसके बराबर ही निकल रहा होगा? बोरोइंग के। तो समझ आ गया? पहले यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो तीसरा टाइप होता है वो तो सबसे ज़्यादा आसान है, उसके लिए तो बस आप ओरली सुन लेना। तीसरा डेफिसिट लिखवाया था आपको, उसका नाम था प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट सिर्फ ये कहता है कि हमारा जो भी फिस्कल डेफिसिट हो उसमें से अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स को आप घटा दो, माइनस कर दो, तो बस दैट इज योर प्राइमरी डेफिसिट। तो आपका फिस्कल डेफिसिट कितना था? अभी अभी हम 3 बार निकाल चुके, 450। तो उस 450 में से, फिस्कल डेफिसिट में से, बोरोइंग्स में से आपको जो ब्याज देना है, आपको जो इंटरेस्ट देना है वो माइनस कर दो 50। तो कितना बचेगा? 400। तो बस उसको प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट का तो फॉर्मूला अगर आप चेक करोगे जो लिखवाया था, तो प्राइमरी डेफिसिट का तो फॉर्मूला आपका लिखा हुआ होगा, देखो, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो मतलब अगर हमें वैसे देखना हो हमारे एग्जाम्पल से तो वो आ जाएगा 400 रुपये। तो समझ आ गया आपको? सब बच्चों को क्लियर हो गया? तो बेसिकली 3 प्रकार के देखो डेफिसिट होते हैं। तो बस आप सिंपल ऐसे याद रखना, फॉर्मूले तो लर्न करना है। एक बार चलो चारों ही बता देता हूँ।
पहला कौन सा होता है, बजट डेफिसिट, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, टीई माइनस टीआर। दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट, वो एक्चुअल में होती है बोरोइंग्स, लेकिन फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको 3 याद रखने हैं, क्या क्या, टीई माइनस टीआर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, दूसरा बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग, और तीसरा रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। और जो आखिरी होता है प्राइमरी डेफिसिट, उसका फॉर्मूला क्या, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो क्लियर होगी सब बच्चों को, इसमें किसी को कोई डाउट दिक्कत? चलो तो आ जाओ वापस से। ये रहे तीनों प्रकार के बजट डेफिसिट, तो मतलब बजट डेफिसिट और फिर उसमें रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में इनफैक्ट वो वाली बात भी आप स्टार डाल के लिख लो, यहाँ पे लिख लो इसके नीचे कि फिस्कल डेफिसिट सिग्निफाइज, और बड़ा बड़ा लिख लो चाहे, बोरोइंग्स ओनली। तो फिस्कल डेफिसिट तो मुझे पहले ही वैसे भी पता होता है ये बोरोइंग्स ही हैं, ये बस दूसरा मास्क लगा के आई हैं, तो नाम रख दिया फिस्कल डेफिसिट, है ये बोरोइंग्स ही। चलो ठीक है, तो क्लियर हो गई बातें। बाकी 2 इसमें छोटे से टॉपिक मैंने एज इट इज़ दे रखे हैं, वो आप मार्क कर लो बस, ये मैं आपको समझा देता हूँ। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि मेरिट्स और डीमेरिट्स बताओ बैलेंस्ड बजट के। अब बैलेंस्ड बजट कौन सा था, जल्दी से बताओ। टीई और टीआर जब बराबर थे। और कई बार वो पूछ लेता है कि मेरिट्स या डीमेरिट्स बताओ कौन से बजट के, डेफिसिट बजट के। और डेफिसिट बजट का मतलब कौन सा था, हाँ, टीई ग्रेटर देन टीआर। तो ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लो। तो मैं इसी से शुरू कर देता हूँ, इसी से समझा देता हूँ। डेफिसिट बजट का मैंने आपको मतलब समझाया था, इसका मतलब क्या है, खर्चा ज़्यादा है। तो अब आप ये सोचो, खुद सोचो, मतलब अगर मान लो एक बार को मैं भी ना पढ़ाऊँ, आप वैसे भी सोचो कि सरकार अगर खर्चा ज़्यादा कर रही है और कोई आपसे ये कहे कि इसके 2 फ़ायदे बताओ, सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही है इसके 2 फ़ायदे बताओ, तो देखो दोनों मेरिट्स आपको बड़े सिंपल लगेंगे। अब पहले में लिखा है कि डेफिसिट बजट एक्सीलरेट्स द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो क्या आप इससे एग्री कर रहे हो? सरकार जितना ज़्यादा खर्चा करेगी हमारी इकोनॉमी में, उतना ज़्यादा हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी। देखो सड़कें बनेंगी तेज़, ब्रिजेस बनेंगे तेज़, लोगों को काम मिलेगा। तो जितना सरकार ज़्यादा खर्चा करेगी उतना इकोनॉमिक ग्रोथ भी तेज़ होगा। दूसरा फ़ायदा, जब सरकार ज़्यादा खर्चा करती है तो सरकार फिर वेलफेयर स्कीम्स पर भी फोकस कर सकती है, लोगों को ज़्यादा सब्सिडियाँ देगी, गरीबों को ज़्यादा ओल्ड एज पेंशन्स देगी या रिटायरमेंट पेंशन देगी। तो सरकार का ज़्यादा खर्चा करने का ये फ़ायदा हो गया, सिंपल। और इसी चीज़ के अगर वो बोले कि इससे डीमेरिट्स क्या होंगे, तो डीमेरिट हम पहला ये कह सकते हैं कि इससे सरकार की फाइनेंशियल क्या होगी, इनस्टेबिलिटी। क्योंकि ऑब्वियसली खर्चा ज़्यादा है और रिसिप्ट कम, तो कहीं ना कहीं ये स्टेबिलिटी तो नहीं शो कर रहा, इसका मतलब ये इनस्टेबिलिटी शो कर रहा है। और दूसरा, ये वाला आप एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना अगर वो पूछता है, तो जब खर्चा ज़्यादा करती है सरकार तो कई बार उसमें अननेसेसरी वाले, फालतू वाले खर्चे भी कर देती है। तो डेफिसिट बजट एनकरेजेस वेस्टफुल एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो बेसिकली जब सरकार खर्चे ज़्यादा करती है तो कई बार उसमें वेस्टफुल खर्चे भी करती है, अननेसेसरी खर्चे भी करती है, तो ये सब बातें हो जाती हैं। तो क्लियर हो गया पॉइंट? बस बाकी इसी का उल्टा लिख दोगे तो वो आपके बैलेंस्ड बजट के मेरिट्स और डीमेरिट्स बन जाएंगे। चलो तो बस यही करना था देखो अब आज। बाकी इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो आप ज़रूर एक बार करना, बाकी हम भी बाद में डिस्कस करेंगे वैसे इंपॉर्टेंट वाले। तो मेनली बजट, डेफिसिट और उसके तीनों टाइप्स ये अच्छे से समझ आ गए। चलो तो बस आज की छुट्टी, फिर रिवाइज करना बस।